चलो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, फ्री एनर्जी। तो देखो तो फ्री एनर्जी, अच्छा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बताएं कि इंग्लिश ये पूरा हिंदी पिछले जो पढ़ रहे थे वो हिंदी था, प्योर इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए तो बोलता है इन थर्मोडायनेमिक्स टू new function has been introduced explain various physical and chemical process occurring at a constant temperature and a constant pressure. थर्मोडायनेमिक्स में एक न्यू फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर वेरियस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। देखो सिंपल सी चीज क्या बोला, थर्मोडायनेमिक में एक न्यू फंक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। वो न्यू फंक्शन क्या है, तो फ्री एनर्जी। और इसको बताया जाता है कि यह जो न्यू फंक्शन है यह कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर जो है वेरियस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। आगे इसमें देखो तो बोलता है दिस फंक्शन आर कॉल्ड एनर्जीज आर फ्री एनर्जी फंक्शन। दिस न्यू फंक्शन आर कॉल्ड, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, या तो एनर्जीज कहा जाएगा, एनर्जीज, या फिर इसको कहा जाता है फ्री एनर्जी, एनर्जीज फंक्शन या फिर फ्री एनर्जी फंक्शन। बोलो क्लियर है ये चीज, क्या बोला ये समझ में आया। तो क्या बोल रहा है कि थर्मोडायनेमिक में एक ऐसा न्यू फंक्शन दिया गया जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और वह जो प्रॉपर्टीज होती है वह वेरियस और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, या तो एनर्जीज फंक्शन कहेंगे या फिर फ्री एनर्जी फंक्शन कहते हैं। बोलो क्लियर है ये चीज। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ फ्री एनर्जी। क्लियर पता है, दो टाइप के होते हैं, पता है नहीं पता। पहला होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी, सुने हो, फ्री एनर्जी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे, जी से, गिब्स फ्री एनर्जी।
क्लियर है ये चीज समझ में आया? यहाँ पे आगे बताया जाता है वी नो, हम जान रहे हैं कि एनर्जी का वह पोर्शन, देखो तो वह पोर्शन मतलब समझ में आता है पार्ट, ठीक है, वह पोर्शन जो कि वर्क में कन्वर्ट होता है। एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी मान लो 100 है, उसमें से कुछ एनर्जी क्या हो रहा है, उस कुछ एनर्जी का जो पोर्शन है वह वर्क में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं एनर्जी बहुत मिलता है, लेकिन ये है कि हम लोग काम जो करते हैं उसमें जितना एनर्जी खर्च होगा, ठीक है, तो वही वर्क में कन्वर्ट होता है। उस एनर्जी को अवेलेबल क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है अवेलेबल एनर्जी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, तो अवेलेबल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। परंतु एनर्जी का वह पोर्शन जो कि वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, देखो वह पोर्शन जो कि कन्वर्ट नहीं होता है उसे, या उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम, देखो जो वर्क में कन्वर्ट हो रहा था उसको हम अवेलेबल बोल दिए, और जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, हाँ, अनअवेलेबल एनर्जी कहा जाएगा। अनअवेलेबल एनर्जी कहा जाता है, उसे अनअवेलेबल एनर्जी कहा जाता है। जो टोटल एनर्जी होता है, तो देखो तो यहाँ पे हम लोग टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को हम बोल सकते हैं कि यह दो टाइप से हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो होगा चलो इसमें आगे देखें, तो आगे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब दो पार्ट में, उसको दो पोर्शन में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला पोर्शन होता है उसका क्या, तो वर्क एन स्क्वायर, वर्क में कन्वर्ट हो, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो जो वर्क में कन्वर्ट ना, ठीक है। तो सीधा सीधा इसमें हम बताएं, जो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड अवेलेबल फ्री एनर्जी, अवेलेबल फ्री एनर्जी,
ठीक है, और जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं अनअवेलेबल फ्री। ठीक है, और दैट इज आल्सो इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कि हम जानते हैं कि जो एनर्जी का वह पोर्शन जो कि वर्क में कन्वर्ट होता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, अवेलेबल फ्री एनर्जी कहा जाता है। परंतु वह एनर्जी जो कि एनर्जी का वह पोर्शन जो कि वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है दैट इज कॉल्ड अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अब देखो यह जो काम है वह किस में हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, आइसोथर्मल सिस्टम बोला जाता है। तो यहां पे बताया जा सकता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टोटल जो एनर्जी है दैट इज आल्सो इक्वल टू, हम इसमें बता सकते हैं आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी प्लस आइसोथर्मली अनअवेलेबल एनर्जी। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है, जो चीज बोला जा रहा है। क्योंकि फ्री एनर्जी हम लोग कैसे देखते हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर देखते हैं, और उस सिस्टम को जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों अगर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल सिस्टम। तो आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी और आइसोथर्मली अनअवेलेबल एनर्जी का जो योग होता है या जो एडिशन होता है दैट इज किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी के बराबर होता है। एंट्रोपी सुनो हो, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी एंट्रोपी का मेजरमेंट ऑलवेज किससे करते हैं, तो किससे करते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी के द्वारा करते हैं, के द्वारा किया जाता है। देखो तो इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी का मेजरमेंट ऑलवेज अनअवेलेबल एनर्जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब अव्यवस्था की जो माप होती है, रैंडमनेस ऑफ एनी कंपाउंड का जो माप है उसको हम लोग किससे, तो जो अनअवेलेबल एनर्जी होता है उससे करते हैं। यहां पे अगर हम एंट्रोपी को, यदि एंट्रोपी को एस से डिनोट करें, एस से ही करते हैं है ना, एस से डिनोट करें इज मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर, तथा इसे टेम्परेचर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करने पर हमें क्वांटिटी क्या प्राप्त होगा, यस टेम्परेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, T से, और एंट्रोपी क्या है, S है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमको एक अलग से क्वांटिटी प्राप्त होगी जिसको हम लोग TS कहते हैं। TS प्राप्त
होता है, जो कि क्या बताएगा, जो कि अनअवेलेबल एनर्जी, जो कि अनअवेलेबल एनर्जी को बताता है, जो कि क्या करता है, अनअवेलेबल एनर्जी को बताता है। तो एक्सप्लेन करता है। इसमें देखते हैं, तो इसमें आगे हम लोग बताते हैं कि यदि Q से हम टोटल हीट ऑफ absorbed total heat of absorbed by the system को दिखाते हैं तो रिलेशन निम्न प्रकार से होगा। देखो इसमें क्या किए हम, क्या बोल रहे हैं, ये तो बता दी कि एक क्वांटिटी है जो कि क्या दिखाएगा, अनअवेलेबल एनर्जी को दिखाएगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं यदि उस सिस्टम के द्वारा Q एक क्वांटिटी है जो कि हीट को दिखाता है, तो उस सिस्टम के द्वारा Q हीट लिया गया है। अब Q हीट में वह कितना एंट्रोपी में चेंज करेगा, उसको उसमें घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसका अनअवेलेबल एनर्जी क्या है। तो इसके बीच में देखें Q क्या है, तो टोटल हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है सिस्टम के द्वारा। आगे इसमें बोल रहे हैं कि इसमें TS एक फंक्शन है जो कि दिखाता है किसको, तो अनअवेलेबल एनर्जी को। तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल हीट में ये दिखा देंगे कि ये इतना घटेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको यहां से प्राप्त होगा अवेलेबल एनर्जी। क्लियर है, ये अनअवेलेबल एनर्जी, ये टोटल हीट में अनअवेलेबल को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, अवेलेबल। तो यहां पे हम लोग बता सकते हैं कि अवेलेबल एनर्जी जो है, अवेलेबल एनर्जी जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, और दैट इज इक्वल टू टोटल हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम माइनस TS। मतलब क्या है, TS एक क्वांटिटी है जो कि एंट्रोपी में परिवर्तन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दिखाता है। क्लियर है, तो इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग उसको दिखा सकते हैं। इसको दे देते हैं इक्वेशन। आगे इसमें देखें तो बोलता है when जब heat is absorbed at a constant volume, हीट का एब्जॉर्प्शन यदि कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग वॉल्यूम को भी से लेते हैं, V पर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम V पर हो, the term Q is replaced by the internal energy। तब हम टर्म Q को रिप्लेस इंटरनल एनर्जी से, इंटरनल
एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वह अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब समझ में आ रहा है, जितना पहले से है उसका क्या बोलना चाहिए, वॉल्यूम मतलब आयतन, जितना आयतन है उतने पर ही अगर क्या हो रहा है तो हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्प्शन जो है, जो कि क्यू टर्म से हम दिखाते हैं, तब उसको उस कंडीशन में कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एब्जॉर्प्शन को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, तो उसको जो है इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में अब इसको रिप्लेस कर सकते। तो इसमें आगे क्या बोलता है ये देखें, इंटरनल एनर्जी को किस सिंबल से दिखाते हो, कैपिटल ई से, ठीक है। मतलब अगर कोई सिस्टम है वह अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो वही उसका क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी। एंड हीट का एब्जॉर्प्शन यदि कांस्टेंट प्रेशर पर हो, कांस्टेंट प्रेशर पर हो, पी पर हो, तब हम टर्म क्यू को, टर्म्स क्या है, क्यू को, टर्म्स क्यू को किसके द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको एंथैल्पी, जिसको हम लोग कैपिटल एस से दिखाते हैं, के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Q को हम लोग इंटरनल एनर्जी से रिप्लेस करेंगे, अगर प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं तब के कंडीशन में हम उसको Q टर्म्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, H टर्म से या एंथैल्पी से रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स इससे हमको क्या प्राप्त हुआ ये दोनों चीजों से, तो देखो तो देयरफॉर रिलेशन क्या हो जाएगा, तो पहला रिलेशन हो जाएगा, देखो तो फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग E माइनस, देखो Q को रिप्लेस कर दिया E से, इंटरनल एनर्जी, और क्या लिख सकता हूं ST, इसको ST लिखोगे TS लिखो, एक ही चीज है, बट अंतर कहां पे आएगा, तो ये देखो तो अगर ऐसा लिखा हुआ है या अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन TS ऐसा लिखो या ST लिखो, एक ही चीज, ठीक है, जब तक वहां पे परिवर्तन को नहीं बताया जा रहा है तब तक। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। दूसरा देखो गिब्स फ्री एनर्जी, G से डिनोट करते हैं हम लोग H माइनस ST, और ये होता है थॉट। अब यहां से हमको कुछ पता चल रहा है क्या, यहां से हमको कुछ पता चल रहा है क्या, A लिखा है और G लिखा है, A क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, किस बेस पर दिया गया था, कांस्टेंट वॉल्यूम के बेसिस पर दिया गया था। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी किसके बेसिस पर दिया गया था, देखो A है इक्वल टू E क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के टर्म्स कब चेंज किए हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट, समझ में आया, तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्री एनर्जी, दोनों की फ्री एनर्जी है, अगर फ्री एनर्जी को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के बेसिस पर अगर देखें तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होगा, और A इज इक्वल टू E माइनस ST लिखेंगे, उसके लिए इक्वेशन क्लियर है ये चीज। दूसरा देखो G लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी कब दिया जाता है, जब कांस्टेंट प्रेशर है, तब के कंडीशन में Q को हम लोग रिप्लेस कर दिए किसके द्वारा, H के द्वारा, तो यहाँ पे एंथैल्पी के टर्म्स में जब आता है तब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी में, क्लियर है। ये दोनों इक्वेशन समझ में आए, क्यों दिया गया, कहां से दिया गया, और दोनों टर्म्स अलग अलग क्यों हुआ,
फ्री एनर्जी है दोनों दोनों, लेकिन अगर टर्म्स चेंज हो जाता है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है, तो देंगे हम क्या, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अगर वह प्रेशर के रिस्पेक्ट में है तब उसको हम लोग देंगे गिब्स फ्री एनर्जी। बोलो क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। वेयर ए जहां पे वेयर क्या होता है, जी जो है, सॉरी ए क्या होता है, तो ए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मली अवेलेबल इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मली अवेलेबल इंटरनल फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और आइसोथर्मली अवेलेबल इंटरनल एनर्जी कहेंगे, या फिर दैट इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन। ये जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन, या फिर उसको कहेंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन। दोनों नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से जी को देखो, जी को क्या बोलोगे? आइसोथर्मली बोलो अवेलेबल, क्या लिखूं? दिमाग है तो थोड़ा लगाओ। यहाँ पे क्या लिखे हो रहे बस दिमाग को, एंथैल्पी, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे वहां पे? अवेलेबल एंथैल्पी। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी था तो आइसोथर्मली अवेलेबल इंटरनल एनर्जी। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखे हो? एंथैल्पी, तो क्या लिखोगे? आइसोथर्मली अवेलेबल एंथैल्पी। एनर्जी नहीं बोलेंगे ना, एंथैल्पी खुद एनर्जी ही होता है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। एंथैल्पी में कभी भी एंथैल्पी एनर्जी कहीं पे पढ़े हो? एंट्रोपी एनर्जी कहीं पे पढ़े हो? एंट्रोपी एनर्जी मतलब जो कार्य, ऐसा एनर्जी जो कार्य में नहीं बदलता, तो एनर्जी है, लेकिन कभी एंट्रोपी एनर्जी लिखा हुआ पढ़े हो कहीं पे? एंथैल्पी एनर्जी ऐसा कहीं पे पढ़े हो? हाँ, उसी चीज को बोलना, इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। चलो बोलो इसको क्या बोलोगे आगे? गिव्स फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन। बोलो क्लियर है? इतना तक क्लियर है? चलो इसके बाद देखते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड जी। इसको देखो तो ए एंड जी हाफ लिख दिया हमने, लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा इसमें। ए क्या होता है तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब इसमें देखो तो हम लोग को दो इक्वेशन मिला हुआ है। एक चीज हम लोग जान रहे हैं, देखो तो क्या जान रहे हैं हम लोग? वी नो दैट, ये सब जान रहे थे किसको? तो ये H is equal to E plus EV होता है। एंथैल्पी के लिए इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, बचपन से लिखते आ रहे हैं उसको। चल ये याद रखो, इसको देते हैं इक्वेशन 4। और यहाँ पे तुम लोग लाए हो एक चीज, क्या है? तो वो था हमारा G is also equal to H minus
एस एस टी या टी एस जैसा भी, लेकिन एक ही टर्म्स लिखोगे तब ठीक है क्या? यहाँ टी एस लिखे हैं तो इसको भी टी एस, ये हो गया इक्वेशन 5। अब आगे देखो तो आगे इसको बोलते हैं ए जो होता है वो तो आइसोथर्मली अवेलेबल इंटरनल एनर्जी होता है, और इसको हम अब देखो इसमें क्या करते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, वैल्यू ऑफ एच आर पुट ऑन इक्वेशन बोलो 5, क्या मिलेगा? तो वी गेट हमको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हुआ? देखो G इज इक्वल टू E प्लस PV माइनस TS, ये मिलेगा। और आगे देखो यहाँ पे सिंस A इज इक्वल टू E माइनस TS, सिंस मतलब माना कि ठीक है, तो सिंस हम ये मान करके चल रहे हैं A इज इक्वल टू E प्लस E माइनस TS, A इज इक्वल टू E माइनस TS, तब बोलो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? क्या लिख सकते हैं? G इज इक्वल टू, देखो ये है और ये है E माइनस TS के जगह पे, इतने की जगह पे क्या लिख देंगे? हो गया, और प्लस B होगा। अब इसमें देखते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन A, द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी A ऑफ एनी सिस्टम में बी डिफाइंड है। अब इसमें ये तो हो गया रिलेशन, यहां से हमको पता चल गया कि अंतर क्या होगा, क्या? तो G क्या है? तो फ्री एनर्जी, किसका फ्री एनर्जी? तो गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होता है? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम के बराबर होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर। क्लियर है? दूसरा इसको देखो तो क्या बोल सकते हो, A को इधर ही छोड़ दो, ये हो जाएगा G इज इक्वल टू, ये लिख सकते हो। अब इसमें क्या बोल सकते हो? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हाँ वह क्या होगा? तो गिब्स फ्री एनर्जी में जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन को हटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी प्राप्त हो। बोलो क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया इस रिलेशन से? हाँ, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखो तो इसको x दे दो, इसको y दे दो, ठीक है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये रिलेशन था, इतना था बस, क्या रिलेशन? तो ये रिलेशन आया। आगे देखते हैं, वर्क फंक्शन में हम देखें तो यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो इसके बारे में बताया जा सकता है कि दिस सिस्टम को फॉलोइंग रिलेशन से दिखाया जा सकता है। तो देखो किसी सिस्टम के लिए जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है उसके लिए इक्वेशन हम दिए थे A इज इक्वल टू E माइनस TS,
ये लेकर के चले थे, कहां से, ये माना कि जो बोले थे। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन कौन सा है ये, तो ये होगा हमारा a इज इक्वल टू ऐसा 6 पहुंच गए, 5 तो है नीचे होगा 6 6। तो 6 इक्वेशन के द्वारा हम लोग इसको बताए। अब इसमें बोलता है सिंस E, T and S are function of state, where E, T और S ये जो है क्या होते हैं, तो ये स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है। इसमें क्या बोला जाता है, अ विल बी अ स्टेट फंक्शन एंड डी ए इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इन इक्वेशन 4 E and S are extensive properties. It follows that A must also be extensively properties. Change in the work function in isothermal condition. यहाँ पे देखो E, T, S क्या होते हैं, तो ये स्टेट फंक्शन होते हैं। यहाँ पे देखें तो स्टेट फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल करने पर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल करने पर डी ए प्राप्त होता है। ETS जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अगर हम क्या कर देते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो अब हमको क्या मिलता है, तो DA प्राप्त होता है। इसमें बोलता है कि जो इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 में ES आर अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इक्वेशन 6 में E एंड S जो होता है, E एंड S एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। इट्स फॉलो द A मस्ट आल्सो बी अ एक्सटेंसिवली प्रॉपर्टी। इसलिए ए भी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा या फॉलो करता है। देखो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसको समझो। तो ये जो इक्वेशन 6 है, इस इक्वेशन पे देखें तो E, T, S जो है वो स्टेट फंक्शन होते हैं। तो स्टेट फंक्शन का आसानी से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा है स्टेट फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालते हैं। तो देखो ये तो नहीं है स्टेट फंक्शन, लेकिन ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो इसका हम लोग डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा जो कि DA से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आगे बोलता है कि इक्वेशन 6 में E और S जो होते हैं, E और S ये क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सुने हो, अंतर्निहित कारक होता है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, उसको बताने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा, इसमें होगा नहीं, वो भी इक्वेशन 6 में E एंड S क्या होते हैं, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। इसलिए इसलिए A भी क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करेगा। क्योंकि देखो अब ये है कि इसको इसके जोड़ से या घटाव से इतने पर ही ये बन रहा है। तो ये जैसा प्रॉपर्टीज शो करेगा ऐसे ही प्रॉपर्टीज इसका भी दिखेगा। इसलिए बोल रहा है अगर यह क्या है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो A भी क्या होगा, तो उसी के अनुरूप ही चलेगा बोल रहा है। तो इसीलिए उसको फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। बोलो क्लियर है ये चीज। चेंज इन थर्मोडाइनमिक वर्क फंक्शन फॉर अ आइसोथर्मल कंडीशन। अब इसमें देखते हैं चेंज इन
change in Helmholtz work function for isothermal condition. आइसोथर्मल कंडीशन में क्या निकाल रहे हैं हम लोग? हेल्महोल्ट्ज में परिवर्तन को निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या? तो ये डेल ए का आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, और कंडीशन कैसा है? कंडीशन कैसा है? आइसोथर्मल। ठीक है, तो आइसोथर्मल अभी अभी पढ़े हैं, आइसोथर्मली बोले हैं, तो कौन कांस्टेंट था? हेल्महोल्ट्ज के लिए वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक चेंज फॉर इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 1 इक्वेशन 4 इज स्टेटेड बिकम्स दैट। अब देखो इसमें क्या करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखते चलते हैं। तो इसमें हम लोग देखो ए का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन में देखें तो वॉल्यूम जो है हमको